हेलो दोस्तों, मैं एसपी राजपूत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमारे वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्ण क्या होता है और वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है। और जिस आधार पर हम लोगों ने क्या है वर्णों को दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन, जिसमें से हम लोगों ने क्या है स्वर के बारे में थोड़ी बहुत बातों को जान लिया था। और आज उसी से आगे हम लोग बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या स्वर और वर्गीकरण। तो आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं क्या अपना टॉपिक, स्वरों का वर्गीकरण, जिसका नाम क्या है स्वरों का वर्गीकरण। आप हेडिंग डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम करते हैं किसकी, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसमें हमारा आता है कौन सा, मात्रा, ऑब्लिक करके आप लिखेंगे क्या, उच्चारण, मात्रा या उच्चारण काल, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारे पहले आते हैं कौन से, ह्रास स्वर, और दूसरा हमारा आता है कौन सा, दीर्घ स्वर, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है कौन सा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर हमने तीन भागों में बांटा है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो ह्रास स्वर में आप लिखेंगे, आप इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रास स्वर। या साथ ही साथ हम इन्हें क्या कह सकते हैं, उन्हें ह्रास स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर, एकमात्रिक स्वर, और इसी को हम कह सकते हैं क्या, छोटा स्वर। तो इसे हम इतने नामों से जानते हैं, ह्रास स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर और छोटा स्वर। और वे स्वर जिनका उच्चारण करने में क्या है कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रास स्वर। और इसके अंतर्गत हमारे जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारा ए, ई, ऊ और री, ये हमारे चार स्वर किसमें आते हैं, ह्रास स्वर में। उसके बाद आप लिखेंगे दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में आप लिखेंगे क्या, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ह्रास स्वर से दुगना समय लगता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ह्रास स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, या इसी को हम क्या कहेंगे, गुरु स्वर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या, संधि स्वर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। या यदि हमने इसे छोटा बोला है तो इस आधार पर हम इसे क्या कह सकते हैं, बड़ा स्वर। तो इसे हम इतने नामों से जानते हैं, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर और बड़ा स्वर। मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ह्रास स्वर से दुगना समय लगता है। यानी कि यदि हम मान लें कि ह्रास स्वर में यदि 1 यूनिट का समय लगता है, यदि ह्रास स्वर में 1 यूनिट का समय लगता है तो हमारे दीर्घ स्वर में कितना समय लगेगा, 2 यूनिट। यानी कि जो इनका उच्चारण होगा इससे क्या है दुगना समय लगेगा इनका उच्चारण करने में। और इसमें जो हमारे स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, दीर्घ ए, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें हमारे 7 स्वर आते हैं, जिसमें दीर्घ ए, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इसे ये हमारे किस में आते हैं, दीर्घ स्वर, या हम कह सकते हैं गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर या बड़ा स्वर। तो इनमें क्या लगता है, इनके उच्चारण से इसमें दुगना समय लगता है। आप इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। यदि मैं ह्रास स्वर इस ए का उच्चारण करूं तो मैं उच्चारण किस प्रकार से करता हूं, मैं करता हूं ए। लेकिन यदि मैं दीर्घ स्वर वाली इस ए का उच्चारण करूं तो मैं करता हूं किस तरीके से, ए। यानी कि जो हमारी ध्वनि होगी वो इससे क्या होगी, दुगना समय लगेगा ध्वनि को उच्चारित करने में। इसलिए इनको क्या कहा गया है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर या बड़ा स्वर। उसके बाद आते हैं हमारे क्या, प्लुत स्वर। तो यहाँ पर आपको आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो वर्गीकरण था उसमें हम लोगों ने ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में इसको हमने विभाजित किया है, जिसमें हमारे जितने भी स्वर थे उन स्वरों को क्या है, हमारे 11 जो स्वर थे, मूल स्वर जो 11 थे वो हमने ह्रास स्वर या दीर्घ स्वर में
क्या है, इनके एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अब हमारे प्लुत स्वर के लिए एग्जाम्पल क्या बचते हैं, तो इस बात से पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे इसके आगे बेस्वर जिनका उच्चारण करने पर बेस्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बेस्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और पूर्ण विराम का चिन्ह लगा के आप उसके आगे लिखेंगे क्या, कि हिंदी भाषा में वर्तमान हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग सिर्फ उच्चारण हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिर्फ उच्चारण हेतु किया जाता है। तो जो प्लुत स्वर के एग्जाम्पल हैं, कुछ लोग इसके एग्जाम्पल क्या बताते हैं, ओम, जैसे आपने ओम ध्वनि सुनी होगी, तो कुछ लोग उस ओम को इस प्रकार से भी लिख देते हैं, और कुछ लोग ओम को इस प्रकार से भी आपने लिखा देखा होगा। ओम यहाँ बीच में इस एस जैसा साइन दे देते हैं, इस प्रकार से भी लिखा देखा होगा। और यदि हम देखें ओम की, तो ओम कुछ लोग इस प्रकार से भी क्या है, इस प्रकार की आकृति में भी क्या है, ओम को लिख देते हैं। तो मुझे एक बात आप बताइए, आप एक बात को समझिए कि जो ओम है, ये ओम है, इसमें तो हमारे 3 वर्ण छिपे हुए हैं। इस ओम में तो हमारे 3 वर्ण छुपे हैं। और यदि हम बात करें किसकी, प्लुत स्वर की, तो हमारा एग्जाम्पल में कोई एक ही वर्ण आना चाहिए था। तो ये हमारा जो ओम, कुछ लोग इसका एग्जाम्पल बताते हैं, तो ये ओम इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। इसमें भी हमारे 3 वर्ण हैं, ये भी नहीं हो सकता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको मान भी लेता हूं कुछ समय के लिए कि ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के वर्ण का जिक्र हमारी हिंदी भाषा में कहीं भी नहीं किया गया है। इस प्रकार के वर्ण का जिक्र हमारी हिंदी भाषा में कहीं भी नहीं किया गया है। तो हम इसे कैसे मान सकते हैं कि ये हमारे प्लुत स्वर का एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये हमारे प्लुत स्वर के एग्जाम्पल नहीं हैं। ये क्या है, प्लुत स्वर के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इनके उच्चारण में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। इनके उच्चारण में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। वो आप जानेंगे किस तरीके से हुआ है। प्लुत स्वर में आपने परिभाषा में लिखा क्या, कि बेस्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी कि जब मैं ह्रास स्वर को बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ किस प्रकार से, ए। वहीं मैं दीर्घ स्वर को बोलूँ, दीर्घ ए को, तो हम बोलते हैं क्या, ए। यदि मैं इस प्लुत स्वर में इस ए का उच्चारण करूं तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा। जैसे मैं बोलूं क्या, ए, यानी कि अधिक समय लगेगा, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लुत स्वर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ओ वर्ण है, यहाँ पर जो ओ वर्ण है, इस ओ वर्ण को क्या है, खींच दिया जाता है कुछ, यानी कि इसको लंबा कर दिया जाता है। जैसे हम जब उच्चारण करते हैं किसका, ओम का, तो हम किस तरीके से करते हैं, ओम, कुछ इस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। यानी कि वहाँ पर हम इस ओ वर्ण को क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। इसमें क्या है, अधिक मतलब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय इसमें लगा देते हैं इसका उच्चारण करने में। यदि मैं दीर्घ स्वर में इस ओ का उच्चारण करूँ तो मैं किस प्रकार से करता हूँ, ओ। कैसे करता हूँ मैं, ओ। लेकिन यहीं पर यदि मैं ओम में इसका उच्चारण करूँ तो मैं किस प्रकार से करता हूँ, ओम। यानी कि इस ओ को हमने क्या कर दिया है, इसका जो उच्चारण है, उच्चारण की जो समय अवधि है, उसको हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि जो ओम है ये हमारा क्या है, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस ओम के उच्चारण में प्लुत स्वर का क्या है, प्रयोग किया गया है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि कुछ लोग इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर ए वाला साइन दे देते हैं लम्बा उच्चारण दर्शाने के लिए, और वहीं पर कुछ लोग इस प्रकार का भी साइन दे देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ए वाला साइन, ये एस जैसा जो साइन होता है, ये होता है हमारे किसका, दीर्घ स्वर का। ये दीर्घ स्वर की मात्राओं को दर्शाता है ये एस जैसा साइन। और हमारे जो ह्रास स्वर होते हैं, इसका साइन ऐसा आई जैसा होता है। और जो प्लुत स्वर का साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बात सिर्फ यही बताई गई है कि यहाँ पर जो ओ दीर्घ स्वर था उसको क्या कर दिया गया है, खींच दिया गया है। यानी कि इससे सिर्फ ये दर्शा रहा है कि जो दीर्घ स्वर था हमारा ओ, इसको क्या कर दिया गया है, खींच दिया गया है। तो जो हमारा ओ था वो किसमें, प्लुत स्वर में परिवर्तित हो गया है। किसमें परिवर्तित हो गया है, प्लुत स्वर में परिवर्तित हो गया है। तो आप इस चीज़ के, इस एस जैसा जो ये हमारा साइन है, इसका आप नाम भी नोट कर सकते हैं। इसको वर्तुल्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तुल्य रेखा, और साथ ही साथ इसे अवग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवग्रह। तो यदि यहाँ पर इस प्रकार का यदि ये साइन आपको दे दिया जाए और उसके बारे में पूछ लिया जाए कि
निम्नलिखित चिन्ह का, यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग किस स्वर की क्या है मात्राओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो मात्राएं तो किसकी दर्शाता है, दीर्घ स्वर की। मात्राएं किसकी दर्शाता है, ये दीर्घ स्वर की। लेकिन यदि कुछ इस प्रकार का कोई वर्ण दिया जाए या फिर इस प्रकार का कोई वर्ण दे दे और वहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए, ये वाला यदि आपसे कोई वर्ण दे दे और वहाँ पर पूछ दिया जाए कि निम्न वर्ण में, यानी कि इस वर्ण में जो इस चिन्ह है, इसमें इस चिन्ह से यानी कि किस स्वर को दर्शाया गया है, तो वहाँ पर किस स्वर को दर्शाया गया है, प्लुत स्वर को दर्शाया गया है। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ए भी हमारा क्या है, प्लुत स्वर का, एक ए हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर का ही साइन होता है, लेकिन ए हमारा किसका होता है, दीर्घ स्वर का। लेकिन इसका प्रयोग जब हम क्या करते हैं, किसी शब्द के साथ कर देते हैं, किसी वर्ण के साथ कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फिर प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे इस जो हमारा प्लुत स्वर है, इससे एक ही प्रकार से क्वेश्चन बनता है कैसे कि किसी को पुकारने में किस स्वर का प्रयोग होता है। किसी को पुकारने में, यानी कि कोई व्यक्ति यदि दूर है और यदि मैं उसको पुकारूं तो उसको पुकारने में किस स्वर का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर प्रयोग किसका होता है, प्लुत स्वर का। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूर होता है तो उसे हम किस प्रकार से पुकारते हैं, जैसे मैं पुकारता हूँ किसे, मैंने बुलाया क्या, राम, क्या बुलाया मैंने, राम, यानी कि राम दूर हैं तो मैंने उनको किस तरीके से पुकारा, राम। जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसके नाम के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, कुछ खींच देते हैं, कुछ लंबे समय के लिए उनका उच्चारण कर देते हैं। जैसे राम, तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिख देते हैं, राम, राम। तो जो हमारा प्लुत स्वर होता है, इसका प्रयोग सिर्फ किसके लिए होता है, उच्चारण के लिए होता है। आप देखेंगे अक्सर इसका प्रयोग आपको ज़्यादा मिलेगा। आपको ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, जो गाना होते हैं, जो सॉन्ग आप सुनेंगे, यदि जो पुराने सिंगर हैं हमारे, आप उनके पुराने और नए सिंगर दोनों ही सिंगर क्या है इसका यूज करते हैं। तो जब वो लोग आलाप भरते हैं तो वो किसी वर्ण को क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। जैसे वो जब सुर ताल मिलाते हैं अपने, तो वो बोलते हैं सा रे गा, यानी कि किसी वो वर्ण को बार बार खींचते रहते हैं, तो वहाँ पर बार बार प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। किसी के रोने में, जैसे कोई बच्चा रोता है ऊ, तो वो क्या है, ऊ वर्ण को क्या कर देता है, वो थोड़ी अधिक समय के लिए क्या कर देता है, उसका उच्चारण कर देता है, जैसे ऊ। तो इस तरीके से तो इसका प्रयोग रोने में भी होता है, गाने में भी होता है, और किसी दूर क्या है, कोई दूर व्यक्ति है उसको पुकारने में भी किसका प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा किसके आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो है किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, कि इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये हमारे जो स्वर हैं ये आए कहाँ से हैं। तो दूसरा हमारा वर्गीकरण कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर। आपकी दूसरी हेडिंग होगी क्या, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर दूसरी आप हेडिंग डालेंगे क्या, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला आता है क्या, मूल स्वर, जो हमने अभी पढ़े हैं। मूल यानी को हम क्या बोलते थे, लघु, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूल लघु, यानी को हम क्या बोल सकते हैं, हिराश्य स्वर। और दूसरा जो दूसरे इसको भागों में बांटा गया है वो है कौन सा, हमारा दीर्घ, जो हमने अभी हाल पढ़े हैं, दीर्घ या संधि, या इसी के हम क्या कहते हैं, गुरु। तो जो सबसे पहले जब इनकी उत्पत्ति हुई, यानी कि जब इन स्वरों को बनाया गया, तो सबसे पहले जो हमारे स्वर थे वो कितने थे, सिर्फ 4 स्वर ही बनाए गए थे। उसमें हमारे कौन कौन से स्वर बनाए गए थे, एक हमारा लघु ए, लघु ई, लघु ऊ और हमारा री। सिर्फ इन 4 वर्णों को ही क्या है सबसे पहले बनाया गया था, और फिर इन वर्णों का ही क्या है आपस में मेल जोल करके हमारे दीर्घ स्वर बनाए गए थे। तो उनका मैं आपको निर्माण भी बताऊंगा। तो दीर्घ स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, हम लोगों ने अभी हाल पढ़े हैं, दीर्घ वाला ए, दीर्घ वाली ई, दीर्घ वाला ऊ और ए, ओ और औ। ये हमारे किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में। किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में। अब पिछला जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रकार से कि निम्न में से
मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। और ऑप्शन में दे दिया गया था क्या, ऑप्शन में था हमारा दीर्घ वाला ए, दीर्घ वाला ई, दीर्घ वाला ऊ और दीर्घ वाला ओ। इस प्रकार से हमारे क्या थे, ऑप्शन थे और एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आज आप इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आराम से दे पाएंगे। तो सबसे पहले जब हमारे किनका, सबसे पहले हमारे आए क्या मूल स्वर और इनका मेल जोल करके हमारे दीर्घ स्वर बनाए गए। तो आप सबसे पहले इनका मेल जोल करके क्या है, इन दीर्घ स्वरों का निर्माण कर लेंगे। तो आप हेडिंग वहीं पर डालेंगे क्या, दीर्घ स्वरों का, दीर्घ स्वरों का निर्माण, क्या डालेंगे आप, निर्माण। तो सबसे पहले क्या किया गया कि इस आ को, जो हमारा लघु आ है, जब इस आ को इस आ से मिलाया गया, यानी कि जब उसी का 2 बार उसको मिलाया गया तो हमारा बन के क्या आया था, हमारा बन के आया था दीर्घ वाला ए। और इसी प्रकार जब इस ई को उसी ई से मिलाया गया था तो हमारी बन के क्या आई थी, दीर्घ वाली ई। और जब लघु ऊ को लघु ऊ से मिलाया गया था तो हमारा बन के आया था क्या, दीर्घ वाला ऊ। हमारा क्या बन के आया था, दीर्घ वाला ऊ। क्या बन के आया था हमारा, दीर्घ वाला ऊ। और इसी प्रकार जब हमारे ए को, जब इस ए को फिर किससे मिलाया गया, इस ई से मिलाया गया, किससे मिलाया गया, इस ई से मिलाया गया तो हमारा क्या बन के आया, ए। और फिर उसके बाद जब हमारी ये ए बन गई और जब फिर इसी ए को द्वारा इस आ से मिलाया गया तो हमारा क्या बन के आया, आई। और उसके बाद फिर इस ए को, इस लघु ए को इस लघु ऊ से मिलाया गया, जब इस ए को इस लघु ऊ से मिलाया गया तो हमारा क्या बन के आया, ओ। और जब ओ बन गया तो इसी ओ से, इसी ओ को द्वारा से फिर किससे मिलाया गया, हमारे ए से, और हमारा बन के क्या आया, औ। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, हमारे इन दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ था। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ क्या थे, मूल स्वर थे। उसके बाद हमारे क्या है, उन्हीं का आपस में मेल जोल करके क्या बनाए गए थे, हमारे दीर्घ स्वर। तो इनको क्या किया गया, इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे दीर्घ ए है, दीर्घ ई है और दीर्घ ऊ है, ये हमारे कैसे वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, ये हमारे समान वर्णों से मिलकर बन रहे हैं। ये हमारे ए ई और ऊ, यानी कि ये एक जैसे ही वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, समान जाति के वर्णों से ही मिलकर बन रहे हैं। तो यदि ये समान जाति के वर्णों से मिलकर बन रहे हैं तो क्या हम इन्हें हम सजातीय नाम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इन्हें हम सजातीय स्वर, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सजातीय स्वर, क्योंकि ये समान जाति के वर्णों से ही मिलकर बन रहे हैं। और यदि आप देखें इस ए को, ऐ को, ओ को और औ को, तो ये अलग अलग स्वरों से, यानी कि अलग अलग वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बन रहे हैं। तो इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, विजातीय। क्या नाम दे सकते हैं इनको हम, विजातीय, क्योंकि ये भिन्न भिन्न जाति के वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला, विजातीय। और जो एक समान जाति के वर्णों से मिलकर बन रहे हैं उनको हमने क्या बोला, सजातीय। तो ये थी हमारे क्या, स्वरों के निर्माण की बात। अब आप देखेंगे कि जो हमारे ये 7 स्वर थे, दीर्घ वाले स्वर, इनको भी 2 भागों में बांटा गया। पहले हमारे क्या, जो पहले हमारे भाग है वो उसमें क्या बोला गया, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। और दूसरा हमारा बांटा गया क्या, संयुक्त 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 स्वर। क्या बोला गया इनको, संयुक्त स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर। तो जो हमारे सजातीय स्वर थे, जो हमारे सजातीय स्वर थे, जो एक ही जाति के वर्णों से मिलकर बन रहे थे, उनको किस में रखा गया, उनको रखा गया किसमें, मूल दीर्घ स्वर में। तो इसमें हमारा दीर्घ वाला ए आ गया, दीर्घ वाली ई आ गई और दीर्घ वाला ऊ आ गया। और जो विजातीय स्वर थे, जो हमारे विजातीय स्वर थे, उनको रखा गया किसमें, संयुक्त स्वर में। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे किस में आ गए, संयुक्त स्वर में। यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ, यदि आपसे पूछा जाए क्या मूल संधि स्वर, तो हमारे क्या होंगे, ए वाले। मूल दीर्घ स्वर तो हमारे कौन से होंगे, ए वाले। मूल गुरु स्वर तो कौन से होंगे, ए वाले। यदि आपसे पूछा जाए क्या संधि दीर्घ स्वर, तो ए वाले। संधि संयुक्त संधि स्वर, ए वाले। संयुक्त दीर्घ स्वर, ए वाले। संयुक्त गुरु स्वर, ए वाले। और यदि पूछा जाए संयुक्त स्वर केवल, तो भी हमारे क्या आएंगे, ए वाले आएंगे।
यदि आपसे पूछा जाए सजातीय स्वर तो ए वाले, यदि आपसे पूछा जाए विजातीय स्वर तो ए वाले, और संयुक्त और विजातीय स्वर हमारे क्या एक ही होते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस आ ने इस आ से भी मेल किया, ई ने ई से भी मेल किया, इस आ ऊ ने ऊ से भी मेल किया, उसके बाद जो हमारा ए था इस ए ने ई से भी किया, फिर इस ए ने ऊ से भी किया। तो यहाँ पर आपसे आपके मन में एक प्रश्न होगा कि इस ए ने इस री से मेल क्यों नहीं किया। तो इस ए ने क्या है, री से मेल जब हमारा करता है, जो हमारा ए है जब री से मेल करता है तो हमारा बनता है क्या, अर। क्या बनता है, अर। क्या बनता है हमारा, अर। और जब इस री का मेल इस री से द्वारा मतलब री से ही कराया जाता है तो हमारी दीर्घ री बनती है। क्या बनती है, दीर्घ री। और दीर्घ री किस प्रकार से लिखी जाती है कि जो हम री इस प्रकार से लिखते हैं, एक बार ऐसा मुड़ान कर देते हैं तो दीर्घ री में क्या उसको दो बार मोड़ दिया जाता है, यानी कि एक बार एक्स्ट्रा उसको मोड़ दिया जाता है, तो वो हमारी क्या होती है, दीर्घ री। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत भाषा में, ना कि हमारी हिंदी भाषा में। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत भाषा में, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये तो थे हमारे क्या, स्वरों के निर्माण और हमारा क्या उत्पत्ति के आधार पर क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि हमारा मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। ए हमारा मूल दीर्घ स्वर है, ए भी मूल दीर्घ स्वर है, ए भी है, और ए वाला हमारा क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। तो ए वाला हमारा आंसर क्या था, सही था। क्योंकि ये चीज़ जब हम इसके अंदर नहीं पढ़ते, सिर्फ इतना ही यदि हम पढ़ के छोड़ देते कि हमारे क्या है मूल दीर्घ स्वर और संधि स्वर, तो फिर हम क्या है मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में क्या है अंतर क्रिएट नहीं कर पाते। इसलिए इस चीज़ को हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है। इससे आप सारी चीज़ें क्या है क्लियर कर देंगे और इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो है कौन सा, इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करेंगे कि हमारा क्या है जो निर्माण है, स्वरों का निर्माण है। क्योंकि इस स्वरों का निर्माण आपको हर जगह आपको काम में आएगा। जब आप संधि पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि स्वरों का जो निर्माण है ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से क्या है व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनका भी निर्माण होता है, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब हमारा जो तीसरा वर्गीकरण है वो है कौन सा, जीवा के आधार पर। किस आधार पर, जीवा के आधार पर। जीवा यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, जीव। जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर यानी कि जो हमारी जीव है, इस जीव के कौन से भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं उसके बारे में क्या है यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो हमारी जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा है हमारा कौन सा, मध्य स्वर, मध्य, या इसी को आप बोलेंगे क्या, उदासीन। उदासीन शब्द आप ज़रूर नोट करेंगे क्योंकि उदासीन से ही, उदासीन शब्द करके ही वो क्या है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा हमारे कौन से आते हैं, पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जो अग्र स्वर हैं यानी कि जो जीव के अगले भाग से, आप इसमें लिख सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीव के अगले भाग से होता है या जिनका उच्चारण करने में जीव का अगला भाग क्या है प्रयोग में आता है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। और इसमें हमारे जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारी ई, दीर्घ ई, और हमारी री, और उसके बाद हमारा क्या आता है, ए, और हमारा क्या आता है, आय। आप उच्चारण करके देखेंगे क्या, ई, ई। तो आपका जो जीभ का अगला भाग होगा वो आपके दांतों को टच करेगा, ई, ई क्या है हमारी। इसी प्रकार आप करेंगे किसका, री का, री। तो आप देखेंगे री का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो अगला वाला हिस्सा होता है वो क्या है, मुड़ जाता है। यानी कि जब आप इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब आप आंखें बंद करके और सिर्फ जीभ की तरफ आप क्या है अपना दिमाग को लगाएं कि हमारी जीभ का कौन सा भाग हलचल कर रहा है, तब आप समझ पाएंगे कि जीभ की जो हमारे स्वरों का जो उच्चारण है वो किस भाग से हो रहा है। तो मैं उच्चारण करता हूँ क्या, री, री। तो मैंने यहाँ पर मतलब समझा कि हमारी जीभ का अगला वाला भाग क्या कर रहा है, हलचल कर रहा है। तो हमारे इसमें कौन से आ जाते हैं, ई, दीर्घ ई, री, ए और आई। उसके बाद आता है हमारा क्या, उदासीन स्वर। तो इसमें हमारा क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है हमारा क्या, लघु वाला ए। कौन सा आता है, ए, ए। जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जो हमारी जीभ है, ये जो हमारी जीभ का बीच का हिस्सा है, जो हमारी जीभ का बीच का जो हिस्सा होता है, ए क्या है, प्रयोग में लाया जाता है। और आप इसमें लिख सकते हैं कि बेस्वर जिनका उच्चारण करने पर क्या है, जिनका उच्चारण करने में जीभ का मध्य वाला भाग क्या है प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं या उदासीन स्वर कहते हैं।
इसमें हमारा सिर्फ एक ही आता है, कौन सा, लघु वाला ए। और जो पश्च स्वर हैं इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारा आता है कौन सा, दीर्घ वाला ए, ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, और एक आता है हमारा कौन सा, औ। इसमें हमारा कौन सा होता है, जीव का पिछला भाग क्या है, काम में मतलब प्रयोग में लाया जाता है। और आप इसमें लिख सकते हैं कि बेस्वर जिनका उच्चारण करने में जीव का पिछला भाग प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च स्वर। उसमें कौन से आते हैं हमारे, दीर्घ ए, ऊ, दीर्घ ऊ और ओ और औ, इसमें हमारे आते हैं। यदि आपको उच्चारण से ना समझ में आए कि हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, तो मैं आपको एक सीधी एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। आप उसके ज़रिए इसको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप देखें कि पहला जो हमारा कौन सा है, अग्रस्वर, इसमें हमारे क्या आते हैं, ई और ए आई। आप सिर्फ इस री को याद कर सकते हैं, इस री को आप याद कर सकते हैं। तो जो हमारी ई है, यदि मैं एक प्लास्टिक की या किसी छड़ की इतनी बड़ी ई या फिर दीर्घ ई या फिर इतनी बड़ी ए या फिर आई को लेकर आ जाऊं, या फिर किसको लेकर आ जाऊं, आई को लेकर आ जाऊं, तो आप देखेंगे यदि मैं इनको प्लास्टिक का या फिर किसी छड़ का बनवा कर ले आऊं और फिर मैं इन्हें किसी समतल जगह पर इस तरीके से खड़ा कर दूं, तो आप देखेंगे कि इनका जो ये गिरेंगी तो ये किस तरफ गिरेंगी, जो ये गिरेंगी तो किस तरफ गिरेंगी। तो आप देखेंगे यदि मैं इसको इस प्रकार से खड़ा कर दूंगा तो ये हमारी आगे की तरफ ही गिरेंगी, क्योंकि ये क्या है, इस तरफ झुका हुआ है। तो यदि मैं किसी बड़ी ए को बनवा कर या बड़ी ई को बनवा कर लेकर आता हूँ तो ये हमारी आगे की तरफ गिर जाती हैं। तो क्या है, बेस्वर जो हमारे क्या आगे की तरफ गिर जाएंगे वो हमारे किस में आएंगे, अग्रस्वर में। ये हिंदी वर्णमाला के या फिर हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या है, कोई भी ये परिभाषा नहीं है। मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ना कि कोई ये क्या है, वैज्ञानिक तौर पर इस बात को किया गया है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो हमारे स्वर हैं, जो स्वर हमारे आगे गिर जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, अग्रस्वर में। मध्य वाला आप याद कर सकते हैं, और जो पश्च वाला है आप देखेंगे ये हमारा कौन सा था, पहला, ये हमारा कौन सा था, दूसरा, और पश्च यानी कि हमारे तीसरा, पश्च यानी कि तीसरे नंबर पे आएंगे। तो जिसमें हमारा 3 छुपा होगा, जिसमें हमारा 3 छुपा होगा वो हमारे कौन से होंगे, पश्च स्वर। तो आप इसको इसके ज़रिए आराम से याद कर पाएंगे। अब अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो आता है कौन सा, अगला हमारा वर्गीकरण आता है ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि होंठों की स्थिति के आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर आप लिखेंगे। चौथा जो हमारा वर्गीकरण आएगा उसमें आप लिखेंगे क्या, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति या होंठों की स्थिति, होंठों की स्थिति के आधार पर। तो इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर, और दूसरा हमारा आता है कौन सा, व्रतमुखी स्वर। आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि आवृतमुखी और व्रतमुखी क्या होता है। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं कि बेस्वर जिनका उच्चारण करने पर होंठों की गोलाकार आकृति बन जाती है, बेस्वर जिनका उच्चारण करने पर होंठों की गोलाकार आकृति बन जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, व्रतमुखी। और बेस्वर जिनका उच्चारण करने पर होंठों की गोलाकार आकृति नहीं बनती है उन्हें हम क्या कहेंगे, आवृतमुखी, उन्हें हम क्या कहेंगे, आवृतमुखी। तो आप इसको तो बिल्कुल उच्चारण करके ही आप समझ जाएंगे, आपको इसको बिल्कुल भी याद करने मतलब रटने की या कोई विशेष ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसका उच्चारण करेंगे, जैसे मैं उच्चारण करता हूँ किसका, ए का, मैंने किया ए में हमारे होंठों की गोल आकृति नहीं बनी तो हमारा कहाँ पर आएगा, आवृतमुखी में। इसी प्रकार हम करते हैं किसका, दीर्घ वाले ए का, मैंने किया ए, तो वो भी हमारा कहाँ पर आएगा, यहीं पर। ई में भी होंठों की गोल आकृति नहीं बन रही है, और दीर्घ ई इसमें भी हमारी नहीं बन रही है। अब मैं करता हूँ किसका, ऊ का, मैंने किया किसका, ऊ में आप देखेंगे आपके होंठों की गोल आकृति बन जाएगी, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, फिर व्रतमुखी में। और इसी में हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ वाला ऊ, क्योंकि ऊ और ऊ दोनों में ही क्या है, गोल आकृति बन रही है। उसके बाद हमारा क्या आता है, री में हमारी क्या है, नहीं बन रही है, तो री भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, ए में भी नहीं बन रही है तो ए भी हमारा इसी में शामिल होगा, और आई में भी नहीं बनती है। उसके बाद आप उच्चारण करेंगे किसका, ओ का आप उच्चारण करेंगे तो आपके होंठों की गोल आकृति बनेगी। इसी प्रकार औ के उच्चारण में भी होंठों की गोल आकृति बनेगी। आप उच्चारण कर सकते हैं ऊ
ओ, औ। चारों में ही क्या होती है होंठों की गोल आकृति बनती है, इसलिए हमारे किस में आते हैं व्रतमुखी में, और बाकी हमारे किस में आते हैं आवृतमुखी में। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि व्रतमुखी जो स्वर हैं वो हमारे कितने हैं, तो हमारे 4 हैं, और आवृतमुखी कितने हैं हमारे, तो हमारे कितने आ जाएंगे इसमें 3 और 3 6 और 1 7। और इसके अलावा व्रतमुखी में एक और स्वर आता है, हमारा कौन सा, ए वाला, यानी कि दीर्घ आ के ऊपर ए अर्ध चांद लगा होता है। क्या लगा होता है, अर्ध चांद। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं हम इसे, अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, साथ ही साथ आगत स्वर। ये क्या है हमारा आगत स्वर। एक क्या होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में हमारे क्या थे, का, खा, जा और फा। उनमें क्या किया जाता था कि उनके नीचे क्या नुक्ता लगा दिया जाता था। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, आप सिर्फ अभी इसको देखेंगे कि ये हमारा क्या है, आगत स्वर, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम क्या, विदेशी स्वर। क्या बोल सकते हैं, विदेशी स्वर, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, गृहीत स्वर। क्या, गृहीत, यानी कि जो दूसरी जगह से हमने ग्रहण किया है, गृहीत स्वर। और इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, साथ ही साथ इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए क्या, अंग्रेजी स्वर। क्या पूछा जाए आपसे, अंग्रेजी स्वर। तो अंग्रेजी स्वर भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगत स्वर, विदेशी स्वर, गृहीत स्वर और अंग्रेजी स्वर। तो ये हमारा किस में आता है, ए भी हमारा किस में आता है, व्रतमुखी में। तो इनकी संख्या हमें कितनी बतानी है, 4 ही बतानी है। लेकिन यदि ये वाला वर्ण आपको दे दिया जाए और आपसे बता दिया जाए कि ये जो वर्ण है, और आप उस पर ध्यान भी देंगे कि इसमें जो ये हमारा चांद का जो ऐसा आकार होता है, इसके बीच में बिंदी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चांद ही होगा, सिर्फ अर्धचंद्र बिंदु ही होगा। तो जब ये स्वर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि ये स्वर क्या है, ये स्वर हमारे ओष्ठ आकृति के आधार पर किस स्वर के मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, व्रतमुखी में उसको सिलेक्ट करेंगे। किस में करेंगे आप, व्रतमुखी में। तो ये था हमारा क्या, होंठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। और इसके बाद अगला जो हमारा 5वां वर्गीकरण है वो है किसके आधार पर, मुख खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर। मुख खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर। तो आप देखेंगे इसमें अगली हेडिंग डालेंगे आप, 5वीं हेडिंग, मुख खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर। नंबर 5 आपकी हेडिंग आएगी क्या, मुख खुलने, मुख खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर। तो इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हमारे भाग हैं, उन भागों को आप देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है कौन सा, बीव्रंत स्वर। कौन सा, बीव्रंत स्वर। कौन से आते हैं हमारे इसमें, बीव्रंत स्वर। और दूसरा है वो कौन सा है, अर्धबीव्रंत। कौन सा है, अर्धबीव्रंत। पहला हमारा बीव्रंत, दूसरा अर्धबीव्रंत स्वर, और तीसरे में हमारा आता है कौन सा, साव्रंत स्वर, साव्रंत स्वर। और नंबर 4 में हमारा आता है कौन सा, अर्ध साव्रंत स्वर। कौन सा आता है हमारा, अर्ध साव्रंत स्वर। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझेंगे कि ये बीव्रंत, साव्रंत, अर्धबीव्रंत और अर्ध साव्रंत क्या होता है। तो आप समझेंगे कि जो हमारे मुख के स्थान होते हैं, जो मुख के हमारे स्थान होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो हमारा ये गले में जो हमारा निकला हुआ भाग होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्या, कंठ। इसको क्या बोलते हैं, कंठ। और गले के बीच में जब आप मुंह फाड़ के देखेंगे तो यहाँ पर एक घंटी जैसा कुछ लटका हुआ सा आपको दिखेगा, उसको बोला जाता है क्या, काकल्य। उसको क्या बोला जाता है, काकल्य। और काकल्य के बाद जहाँ तक हमारी नसिका छिद्र होते हैं, यानी कि नाक वाले जो छिद्र होते हैं, उतने स्थान को हम क्या कहते हैं, तालु। उसको हम क्या कहते हैं, तालु। और नसिका छिद्र के बाद हमारे क्या लग जाते हैं, मसूड़े। तो जो हमारी मसूड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मूर्धा। और मसूड़ों के बाद हमारे क्या आते हैं, दांत।
क्या आते हैं हमारे दांत, और दांतों के बाद हमारे क्या आते हैं होंठ, क्या आते हैं हमारे होंठ। तो ये हमारे क्या होते हैं उच्चारण स्थानों के क्या होते हैं क्रम होते हैं, उच्चारण स्थानों के क्रम होते हैं। तो जो बीवरंत की हम बात कर रहे थे, तो जो हमारा तालु होता है जो जीभ के ऊपर होता है, क्या होता है जीभ के ऊपर होता है तालु हमारा, यानी कि जहाँ तक हमारे जो हमारा कंठ है, कंठ से लेकर हमारे नसिका छिद्र के बाद जो क्या है जहाँ से हमारे मसूड़े लगते हैं वहाँ तक हमारा क्या होता है तालु, जहाँ से मसूड़े शुरू होते हैं वहाँ तक के स्थान को और कंठ तक के काकल्य के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं तालु। तो जब तालु के नीचे क्या होती है हमारी जीभ, क्या होती है हमारी जीभ इस प्रकार से डली रहती है। ये हमारा ऊपर वाला जीभ के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं तालु, उसे हम तालु कहते हैं। तो जो ये तालु है, जब हमारी जीभ, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो जब हमारे तालु में जीभ का पिछला भाग तो क्या है तालु के पिछले हिस्से से क्या हो जाएगी स्पर्श कर जाएगी, यानी कि उससे चिपक जाएगी, और आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा खुला रहेगा, आगे वाला हिस्सा खुला रहेगा। आपने देखा होगा कि जब हमें मुंह में भरकर जब हम पानी को रोकते हैं तो हम क्या करते हैं जीभ का पिछला भाग अपने जीभ के जो हमारे तालु का पिछला भाग है उससे क्या कर देते हैं उसको सटा के चिपका देते हैं, तो हमारा पानी अंदर नहीं जाता है। तो जब हम इस प्रकार का क्या काम करेंगे कि जीभ को जीभ के पिछले भाग को यहाँ पर क्या सटा देंगे तो हमारा मुँह क्या होगा खुला होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बीवरंत, उसको हम क्या बोलते हैं बीवरंत। और उसके बाद तो इसमें जब हमारा बीवरंत है तो इसमें हमारा मुख तो खुला होगा, तो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं क्या मुख पूरा खुला, क्या लिख सकते हैं आप इसमें मुख पूरा खुला। उसके बाद दूसरी कंडीशन इस प्रकार से बन सकती है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा तो क्या होगा हमारे तालु से क्या होगा टच होगा, और पिछला हिस्सा क्या होगा खुला होगा, क्या होगा तो आगे से तो हमारा मुंह बिल्कुल बंद होगा। जब हम जीभ का अगला हिस्सा ऐसा चिपका देंगे तालु से तो जीभ का हमारा आगे से मुंह बंद हो जाएगा और पीछे से क्या होगा खुला होगा, तो उसको क्या बोलते हैं सावरंत। वो हमारी किस में आ जाती है कैटेगरी सावरंत में, और इसमें क्या होगा मुख बंद, आगे से तो मुख हमारा बंद ही होगा, पीछे से खुला होगा, तो इसमें हमारा क्या लिखेगा मुख बंद, क्या होगा इसमें हमारा मुख बंद। उसके बाद एक कंडीशन इस प्रकार से बनती है कि जो हमारा तालु है जिसमें हम जीभ को क्या है बीच के स्थान को क्या है जीभ से चिपका देंगे और पीछे से भी हमारा खुला रहेगा और आगे से भी खुला रहेगा, तो जो ये आगे वाला खुला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे अर्धबीवरंत, यानी कि हमारा इसमें क्या होगा मुख आधा खुला होगा, मुख आधा खुला। और उसके बाद जो हमारा क्या बचता है अर्धबीवरंत, तो ये हमारा क्या था बंद, इस तरफ से क्या था बंद। तो यदि हम बंद की दृष्टि से देखें, बंद की दृष्टि से देखें तो हमारा ये क्या होगा फिर मुख आधा बंद, मुख आधा बंद, यानी कि आधा बंद होगा। यानी कि यदि हम ये हमारा क्या है यहाँ से ये हमारा क्या है खुला हुआ, यहाँ से क्या है हमारा बंद, लेकिन यदि हम इस प्रकार की कंडीशन कर देते हैं तो मुंह तो आधा खुला है तो क्या होगा हमारा आधा बंद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है मुख आधा खुला और यहाँ पर क्या है मुख आधा बंद। तो आप कहेंगे ये तो एक ही बात हो गई, तो इसका मतलब है कि इसकी अपेक्षा ये क्या होगा अधिक बंद होगा, क्या होगा अधिक बंद होगा। तो ये हमारे क्या थे तालु के स्थान जो मैंने आपको बताए। अब आप देखेंगे क्या कि इसमें जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा बीवरंत है इसमें हमारा आता है कौन सा सिर्फ और सिर्फ दीर्घ वाला ए, कौन सा आता है हमारा दीर्घ वाला ए। और जो हमारे शावरंत है यानी कि जब मुख खुला होगा पूरा तो उसमें हमारा क्या आएगा ए, जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो कैसा होता है ए, यानी मुख पूरा आगे से खुला होता है। और सावरंत में हमारे कौन कौन से आते हैं ई, दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ वाला ऊ। कौन सा दीर्घ वाला ऊ। जब आप उच्चारण इसका करेंगे क्या री, क्या करेंगे आप री ऊ ऊ, तो क्या होता है हमारा मुख आगे से बिल्कुल बंद हो जाता है। री आप देखेंगे री, जीभ हमारा जो जीभ का अगला हिस्सा है क्या है हमारा ई, क्या है हमारा ई क्या है ई। तो इसमें हमारा क्या होता है जीभ का जो पिछला भाग होता है उसमें क्या हो जाता है हमारा क्या है ई। तो ये क्या हो जाता है तालु से चिपक जाता है। तो इसमें हमारे कौन से आते हैं ई ऊ और ऊ। उसके बाद बचता है हमारा कौन सा अर्धबीवरंत। अर्धबीवरंत में हमारा
लघु वाला ए और इसके साथ हमारी कौन सी आती है आए और हमारा कौन सा आता है औ। और जो हमारा ए बचता है इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं ए और ओ। कौन सा बचता है ए और ओ। तो आप इसको याद करने के लिए आप इन दो चीज़ों को तो आप याद कर ही सकते हैं कि इसमें हमारा दीर्घ ए और इसमें ई और ऊ। इनको आप याद करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब इस ए का हमने निर्माण किया था तो किस प्रकार से किया था। इस आ को ए से मिलाया था तब हमारा क्या बन के आया था आए। और जब हमने औ का निर्माण किया था तो हमने क्या किया था कि लघु ए से हमने क्या किया था ओ को मिलाया था तो हमारा क्या बन के आया था औ। तो आप जब क्या है जब आप कोई बिजनेस करेंगे किसी के साथ पार्टनरशिप में तब आप क्या करेंगे कि आप बड़े से बड़ा हिस्सा रखना चाहेंगे आप। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जब वो कोई काम करता है तो क्या है बड़े से बड़ा हिस्सा चाहता है कि मुझे बड़े से बड़ा हिस्सा मिला, मुझे बड़े से बड़ा हिस्सा मिले। तो इसी प्रकार इस ए ने क्या किया कि जब इस ए ने इस आ ने और इस ए ने मिलकर आई का निर्माण किया तो इस आ ने इस छोटे को क्या है त्याग दिया और बड़ी चीज़ को अपने पास रख लिया। इसी प्रकार यहाँ पर इसने ओ को त्याग दिया और बड़ी चीज़ को अपने पास रख लिया। यानी कि जो आ होगा जो हमारा दीर्घ लघु वाला आ होगा वो क्या रखेगा बड़ी चीज़ों को, यानी कि बड़ी ए को और बड़े ओ को। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो हम बोलते हैं छोटा बड़ा, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, तो ये क्या है छोटे बड़े नहीं होते हैं, ये आपस में छोटे बड़े नहीं होते हैं, ये समान होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं ये दो दो ही क्या है वर्णों से मिलकर बनते हैं तो ये क्या होते हैं हमारे समान होते हैं। आपने इनका देखा होगा ऐसे बनते हैं। और फिर इस हम आ को इस ए से मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है ए। इसी प्रकार जब हम आ से ऊ को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है ओ। और जब आ से फिर इस ओ को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है फिर औ। तो ये क्या है समान वर्णों, यानी कि ये एक ही मतलब दो दो ही वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें छोटे बड़े ये नहीं होते हैं, हम सिर्फ बोल देते हैं, हमें आदत हो चुकी है तो हम इनको बोल देते हैं। लेकिन ये आप इसमें क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा क्या स्वरों का वर्गीकरण। और इससे आगे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्या है इसके आगे की कहानी को आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।